गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डेटा एक्यूमुलेशन एंड प्रोसेसिंग का ये जो तीसरा सेशन है उसमें आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अद्वैत मेवाड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से, जील गोस्वामी कॉलेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च, मोनाश यूनिवर्सिटी। हम बेसिकली यूनिट 2 कवर कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स वर्क 101 का। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कवर किया है वो बेसिकली जो है वो है कि आपका डेटा कलेक्शन मेथड हमने कवर किए। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा के टाइप्स कौन से, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन की मेथड्स कौन सी है, ठीक है, प्राइमरी की मेथड्स कौन सी है, सेकेंडरी की मेथड्स कैसी है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, हमारा गोल अभी ये रहेगा कि एक बार ऐसा डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना होता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि डेटा एक बार कलेक्ट कर लिया तो उसे प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसेस करना पड़ता है और प्रोसेस करने के बाद उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग और एनालिसिस का जो पार्ट है वो कैसा होता है, तो प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिटिंग और कोडिंग, फिर क्लासिफिकेशन आता है और टेबुलेशन आता है। एक बार ये सब काम हो जाए उसके बाद आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, उसके लिए कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि उसके डेटा की सेंट्रल टेंडेंसीज कैसी है होती है, डिस्पर्शन कैसा होता है, एट्रीब्यूट्स का एसोसिएशन कैसा है। ठीक है, वो आपका फर्स्ट स्टेप जनरली होता है एनालिसिस का। नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस डेटा के बीच में किस तरह का रिलेशन है, डेटा एक दूसरे का पैरेलल चल रहे हैं, ऑपोजिट में चल रहे हैं, बढ़ता घटता किस तरह का रिलेशन है, उसके लिए बाकी के जो टेस्ट है वो है कोरिलेशन, रिग्रेशन। ठीक है, वो मेन है। उसके अंदर फिर सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस आता है, मल्टीपल कोरिलेशन आता है, रिग्रेशन आता है, पार्शियल कोरिलेशन आता है, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन आएगा। तो पहले प्रोसेसिंग और एनालिसिस में मैं प्रोसेसिंग के ऊपर जाता हूँ। तो प्रोसेसिंग क्या है, तो प्रोसेसिंग का मतलब है एडिटिंग करना, कोडिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और सारे डेटा को टैबुलेट करना ताकि वो डेटा को आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग क्या है कि डेटा कलेक्शन जो आपने कर दिया है और बाद में जब आप डेटा एनालिसिस करोगे उसका बीच का जो ब्रिज पार्ट है ना वो प्रोसेसिंग है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि डेटा को एक तरह से क्या करते हैं, क्लीन करते हो कि भाई प्रॉपर फॉर्मेट में है। ठीक है, फिर उसको कोड करते हो कि भाई ये चीज़ का ये मतलब है, इसको इस तरह सेट करते हो। उसके बाद फिर उसको कोड के बेस पे उसके पार्ट्स करते हो, यानी उसको क्लासीफाई करते हो और फिर सारा इंफॉर्मेशन है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में टेबल के रूप में आप दर्शाते हो। तो इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, अब प्रोसेसिंग हो गया, उसका क्या करना होता है, एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या करना है, जो डेटा आपने टेबल के फॉर्म में दिया है उसके बेसिस पे आपको कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप ढूंढना चाहेंगे कि जो डेटा है उसके बीच में रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे काफी बार मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा डेटा डेटा। ठीक है, तो डेटा क्या है, डेटा यानी कि जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिलेशन में आपने आइदर कोई ऑब्जर्वेशन मेथड की है या इंटरव्यू किया है, शेड्यूल्स किए हैं, ठीक है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसकी बेसिस पे जो आपको जो रिजल्ट्स मिले थे या आपको जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स मिले हैं, उन सब रिकॉर्ड्स के बीच में और आपके प्रॉब्लम में क्या रिलेशन है वो आप जानने का ट्राई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस relationships or differences supporting or conflicting with the original or the new hypothesis should be subjected to statistical test of significance to determine with what validity data can be said to indicate any conclusion. Okay, यहाँ पे एनालिसिस में ऐसा सिंपली यही होता है कि आप जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम में कोई प्रपोजिशन रखते हो तो आपका डेटा उस प्रपोजिशन को कितना सपोर्ट करता है या कितना अपोज करता है। ठीक है, पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है, पूरी तरह से अपोज कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका एनालिसिस है वो बोलता है कि 50% सपोर्ट करेगा
या फिर ऐसा बोलेगा कि 75% सपोर्ट करेगा। उस तरह से किस हद तक वो सपोर्ट कर रहा है वो आपको स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट के थ्रू बताना है, और वो आपको बताएगा कि आपका डेटा कितना कितनी हद तक सही है इस केस में। ठीक है, इसीलिए प्रोसेसिंग और एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो एडिटिंग है, तो हम एडिटिंग के ऊपर जाते हैं। तो एडिटिंग क्या होता है? तो एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कलेक्टेड रॉ डेटा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी आपने इंटरव्यूज परफॉर्म किए या ऑब्जर्वेशंस दिया, ठीक है, शेड्यूल्स किए, तो उन सब के अंदर क्या होता है, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, क्वेश्चनर्स लिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो आपका क्या है? रॉ डेटा है। रॉ डेटा है। क्यों क्यों रॉ है? क्योंकि उसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं, प्रॉपरली वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। भले ही आपने उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, कि अगर क्वेश्चनर का एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चनर क्या होता है कि एक फॉर्म होता है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने उसके कुछ आंसर्स एक्सपेक्ट किए हैं। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आंसर्स ना ना भी हो। अगर आंसर्स है तो गलत आंसर्स हो सकते हैं, या आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग आंसर आया। ठीक है, तो एडिटिंग का पर्पस क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन रेंज है उसके अंदर उस आंसर्स को सेट करना। ठीक है, या तो फिर ऐसा हो कि टोटली आपकी रेंज के बाहर ही जा रहा है तो आप उसको पूरा का पूरा इग्नोर करते हो। ठीक है, तो एडिटिंग यही करता है कि आपने जिस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन किया है उसके संदर्भ में ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आप क्लीन करते हो, ताकि आपके पैरामीटर्स के अंदर पूरा पूरा वो सेट हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, एडिटिंग इज डन टू एश्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेट, consistent with facts gathered, uniformly entered, as completed as possible and well arranged to facilitate coding and tabulation। तो जैसे कि कहा कि एरर्स और वो सब हम शायद आपने वर्ड लिखा हो, ठीक है, किसी ने हेल्थ लिखा है, किसी ने हेल्थ का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, एज नंबर्स गलत रखे हुए हैं, एज की जो लिमिट होगी, जैसे आपने 18 से 50 की रेंज सेट की है, किसी ने 15 साल की एज वाले बंदे ने एंट्री कर दिया तो फिर गलती से 15 साल लिख दिया है। ठीक है, तो वो सब है, तो उन सब की एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन है, आपको देखना है कि आप अगर 15 साल का रियली जेन्युइन है, आप क्रॉस चेक करने के लिए फ़ोन कॉल करेंगे, भाई इस बंदे का जिसने एंट्री की है वो 15 साल का ही है, अगर है, हाँ है, तो उसकी एंट्री आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो भी एडिटिंग है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। आपका इन्फॉर्मेशन है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो 18 साल के ऊपर वालों का कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वो उनका ही कंसीडर करना है। अब ये 15 साल का है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब एडिटिंग है, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फील्ड एडिटिंग और दूसरा होता है सेंट्रल एडिटिंग। ठीक है, तो फील्ड एडिटिंग कौन सा? जनरली हमें ऑन द स्पॉट करना होता है। सपोज नहीं, किसी ने कुछ फॉर्म भर के दिया, आपने आप क्रॉस चेक कर रहे हो भाई उसने सब कुछ लिखा है कि नहीं है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे एंट्री नहीं की वहाँ पे आप उसे एंट्री करवाते हो। ठीक है, जहाँ पे उसने एंट्री की है वहाँ पे आप चेक करोगे कि प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। हैंडराइटिंग क्लियरली नहीं लिखा है तो आप बाजू में क्लियरली लिखोगे कि ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे इसने ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सब है, वो फील्ड एडिटिंग होता है। ठीक है, और काफ़ी बार उसमें ऐसे, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे डेटा है जो आपको नहीं चाहिए, तो वही भी आपको इग्नोर करके स्किप कर देना है। सेंट्रल एडिटिंग में क्या होता है कि यही सब डेटा है, एक बार जिसमें फील्ड एडिटिंग में होने के बाद जो डेटा आता है उसको एक साथ एक पर्सन देखता है कि ओवरऑल सारा डेटा कंसिस्टेंट है, उसे एक ही तरह का डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ही तरह के ऑर्डर में है, वो आप देखते प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं, वो देखने का काम सेंट्रल एडिटिंग वाले करेंगे। ठीक है, अब एडिटिंग करने वाला जो बंदा होता है वो एडिटर होता है। ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है वो एडिटर होता है, तो उसकी जिम्मेवारी क्या है? ठीक है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो रिसर्च, ये जो प्रोसेस चल रहा है वो एक बहुत बड़ी टीम करती है। ठीक है, तो उस वक्त एडिटर का काम क्या होता है
कि वो जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर जो शेड्यूल्स में जा रहे हैं, ठीक है, आपका एन्यूमरेटर जो है वो सब जो जा रहे हैं उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दे और वो खुद भी फैमिलियर हो कि भाई मैंने कौन से इंस्ट्रक्शन दिए और याद हो, ताकि जब वो फॉर्म भर के उसके पास आएंगे तो उसे याद होना चाहिए कि मैंने इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया था, इसलिए इसने इस तरह से आंसर लिखा है, उसका मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत लिखा है या नहीं मैच हो रहा है तो अपनी सूझबूझ यूज करके समझना पड़ेगा कि ये लिखा है तो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ताकि ऑर्डर ऑर्डर में आए सब कुछ। अगर किसी ने कुछ लिखा है और आप वो कैंसिल कर रहे हैं तो आपको उसे एक सिंगल लाइन से कैंसिल करना है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई चेक कर रहा है तो उसे वो देख सकता है कि भाई कौन सी चीज़ थी जो आपने कट की है। ठीक है, अगर किसी और को लगे कि नहीं जो आपने कट किया है वो जेन्युइन नहीं है, वो उसे रखना चाहिए, तो एटलीस्ट वो विजिबल है, उसको दिख रहा है कि भाई क्या कैंसिल किया गया था, ताकि वो नोट कर पाए। ठीक है, एंट्रीज अगर करते हैं तो हर एक एंट्री का एक अलग कलर रखें, डिस्टिंक्टिव कलर रखें, ताकि और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसके ये कलर होगा तो ये मीनिंग निकलेगा, वो कलर है तो वो मीनिंग निकलेगा। उस तरह से आप इनपुट दे सकते हो। ये हर एक आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ भी आप एडिट करते हो वहाँ पे एडिटर को अपनी साइन करनी चाहिए और किस डेट पे या किस टाइम पे उन्होंने एडिट किया था वो भी आप नोट करना चाहिए। कोडिंग, एक बार आपने डेटा को सारा क्लीन कर दिया, ठीक है, एडिटिंग का मतलब क्लीनिंग ही होता है, आपको प्रॉपर क्लीन और ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल गया। अब आप करोगे कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है एसेंशियली कि आपको नंबर्स असाइन करने हैं या सिंबल असाइन करने हैं। ठीक है, अब काफ़ी बार क्या होगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उसे आप किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हो या किसी एक क्लास में डाल सकते हो। तो कब डाल पाओगे? अगर आपने डेटा को एक नंबर दिया हो पर्टिकुलर, ठीक है, या फिर उसके लिए एक एसोसिएटेड सिंबल दे दिया, तो क्या कर सकते हैं, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी और क्लास का मीनिंग कुछ भी हो सकता है जो आपने डिफाइन किया हो, लेकिन जनरल एग्जांपल्स अगर देने हो तो किसी का जेंडर, कि भाई जो जिसका इंटरव्यू लिया था वो मेल था कि फीमेल, तो एक पहली कैटेगरी दी है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, फिर दूसरा है कि एज कौन सी थी, एडल्ट था, मिडिल एज था या ओल्ड एज था। ठीक है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अब जब जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन है, मेल और फीमेल। ठीक है, और तो वो जनरली एक अलग कैरेक्टर टाइप के एनालिसिस पे आ जाता है। और ये दूसरा जो मैंने कहा कि यंग, मिडिल एज और ओल्ड, ये भी एक अलग कैटेगरी बनती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग क्लासेस है। तो एक तरह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ओल्ड एज होगा तो मैं उसके लिए नंबर 3 रखूंगा, मिडिल एज का होगा तो मैं उसके लिए, तो कोडिंग में हम एसेंशियली नंबर्स असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है, ठीक है, वो क्लासेस कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जेंडर कहा, फिर एज हो सकती है, ठीक है, फिर सैलरी हो सकती है। ये सब जो क्लासेस हैं वो डिपेंड करेंगे आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन सा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करनी है कि कौन से क्लासेस को मैं स्टडी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर डेटा आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्लास जो आप बनाते हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि सब कुछ कवर अप करते हैं। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि एक क्लास में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन दूसरी क्लास में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लेटर से सैलरी की बात करता हूँ।
अगर मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी जिसकी है पर मंथ 5,000 से कम है और दूसरी सैलरी है 5,000 से ज़्यादा है, तो ये दोनों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की वैल्यू, अगर मैं कोई सैलरी इनपुट करूंगा तो आइदर ये बिलो 5,000 है या अबव 5,000 है। अगर मैं एक ऐसा कैटेगरी क्रिएट करता हूँ कि भाई सैलरी फ्रॉम 0 to 5,000 है, फिर 5,000 to 10,000 है और 10,000 से बड़ा है, ठीक है, और मैं वैल्यू देता हूँ 8,000, ठीक है। अगेन यहाँ पे 8,000 अगर है बीच में आ रहा है तो लोअर अप में नहीं आ रहा है। अगर कोई मिक्सअप हो रहा है ऐसा हो, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि बिलो 5,000 एंड अब मीन्स अबव 5,000 है रखा है, तो यहाँ में क्या होगा कि भाई 5 to 8 वाले में भी वो आएगा और अबव 10 वाले में भी वो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये कवर अप नहीं होगा, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सेस अगर इसमें है तो उसमें नहीं है। जेंडर का एग्जांपल बहुत सिंपल रहेगा, अगर मेल है तो वो फीमेल नहीं हो सकता, अगर फीमेल है तो वो मेल नहीं हो सकता, उस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी लिखा है कि एक ईच क्लास शुड बी यूनि डायमेंशन, यानी एक ही कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। एक सैलरी है तो सिर्फ सैलरी की बात करना है, ठीक है। अर्निंग की बात हो रही है तो अर्निंग कितना हो रहा है, ठीक है। वर्क आवर्स हैं तो आवर्स कितने हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं। कोडिंग की वजह से क्या है कि काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्पैक्ट बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से पूछा कि भाई तुम कितने घंटे काम करते हो, ठीक है, तो मैं सुबह से शाम काम करता हूँ, ये आंसर रैंडम आंसर है। उसकी जगह पे अगर आप लिखते हो 5 घंटे 6 घंटे, तो एक से एक नंबर से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है। इसीलिए क्या है कि भाई कोडिंग इसलिए अच्छा रहता है, ठीक है। कोडिंग का जो डिसीजन है वो सब है जनरली आपको आपके क्वेश्चन या जो भी इंटरव्यू कर रहे हो या शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन करो, उसके पहले आपको डिसाइड करने देना चाहिए ताकि ये थ्रू आउट द प्रोसेस यूनिफॉर्म रहे। ओके, कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज जो आती है वो क्लासिफिकेशन आती है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि आपका, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार कोड कर दिया तो वो तो सिर्फ नंबर्स ही देना था, लेकिन उसके आप क्लासेस में डिफाइन कर सकते हो कि सैलरी बिलो 5,000, सैलरी बिलो 10,000, सैलरी बिलो 20,000, उस तरह से जो अलग अलग रीजन बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया या ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप एक कॉमन पैरामीटर को कंसीडर करके ये सब करते हो। तो जैसे कि मैंने अभी जैसे कि सैलरी की बात, उस तरह से फिर जेंडर्स की बात कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स की बात कर सकते हैं। कुछ लोग हैं भाई 1-2 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 5-6 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग 15-16 घंटे काम करते हैं। तो उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है दो तरह से होता है, एक क्लास इंटरवल के बेसिस पे और दूसरा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, ठीक है। क्लास इंटरवल जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि सॉरी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि भाई इनकम कितनी है, ठीक है, या फिर आप ऐसा बता देते कि वर्क आवर्स कितने वर्क आवर्स हैं, ठीक है। तो एक होगा कि भाई 1 से 2 घंटे काम करने वाले लोग हैं, एक होगा 5 से 6 घंटे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, इनको प्रॉपर डिवाइड करना होगा तो क्या होगा, 1 से 5 घंटे काम करने वाले लोग, 5 से 10 घंटे करने वाले लोग, 10 से 15 घंटे काम करने वाले लोग, ठीक है। बीच में ओवरलैप नहीं है लेकिन बीच में गैप भी नहीं रहना चाहिए। अगर मैं 1 से 2 करता हूँ और फिर 5 से 6 करता हूँ, तो जो लोग 2 से लेके 4 घंटे तक काम कर रहे हैं उनकी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए आपको क्लास ऐसे डिवाइड करना है कि आपके पास हर इंफॉर्मेशन आप उसको किसी ना किसी क्लास में रख पाते हो, ठीक है। तो जनरली जो क्लास इंटरवल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हम नंबर्स के साथ जनरली जोड़ते हैं, जैसे कि इनकम है, प्रोडक्शन है, एज, वेट, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्लासीफाई करते हो इंफॉर्मेशन को, जो आपका जो डेटा है उसको, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के साथ क्या, नंबर क्या बदलते रहते हैं, इसलिए नंबर्स वेरिएबल्स कहते हैं और इसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, इस तरह के क्लासिफिकेशन को,
ठीक है, और ये क्लास इंटरवल के बेस पे। दूसरी तरफ अगर आप क्लासीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव किस तरह से, एग्जाम्पल के तौर कुछ है या कुछ नहीं है, हाँ ना, ठीक है, ओपन क्लोज। जिसके पास जिस चीज किसी चीज के दो ऑप्शन हो ना, वो एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, वो बीच में नहीं हो सकता, आधा प्रेजेंट आधा एब्सेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो है। फिर इंसान सो रहा है कि जाग रहा है, सो रहा है तो सो रहा है, जाग रहा है तो जाग रहा है, ठीक है। पढ़ा लिखा है कि नहीं है, पढ़ा लिखा हो सकता है या नहीं पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यस नो वाली कैटेगरी में, या 1 0, ठीक है, ऑन ऑफ, उस तरह की जो कैटेगरी में होती है, वो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से अगर आपको डेटा मिलता है और उसको आप कैटेगरी क्लास में डालते हो, तो आप उसका जो प्रोसेस कंटिन्यू करोगे उसे कहोगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन दो मेन तरह से होता है, एक क्लास इंटरवल्स के बेस पे होता है, दूसरा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे होता है। तो एट्रीब्यूट्स का तो बहुत इजी है, यस नो कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास इंटरवल के केस में बहुत सारे सवाल दिमाग में आ जाते हैं कि कितने क्लास इंटरवल रखें, कितने क्लास होने चाहिए, उनकी साइज कैसी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा कि भाई 1 से 15 घंटे, हम मान लेते हैं कि इंसान मैक्सिमम 15 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप हर क्लास के में से एक क्लास 1 घंटे का बनाओगे, यानी कि 1 घंटे काम करने वाले लोग, 2 घंटे काम करने वाले लोग, 3 घंटे काम करने वाले, ऐसे बनाओगे? या 1 से 2 घंटे काम करने वाले लोग, 3 से 4 घंटे काम करने वाले लोग, उस तरह से बनाओगे? या फिर क्या बोलते हैं, 1 से 5 घंटे काम करने वाले लोग, 5 से 10 घंटे काम करने वाले लोग, 11 से 15 घंटे काम करने वाले लोग, ठीक है, ऐसे बनाओगे? तो ये इस तरह से इसके पीछे का जो है, क्या सिलेक्ट करना है, वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। और ये डिसीजन रिसर्चर को खुद लेना पड़ेगा कि भाई उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि 1 से 2 या 1 से 5, फिर दूसरा 5 से 10, आप ऐसा भी उसको कर सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट ऐसा आपने देखा होगा जो है 8 घंटे वाले लोग हैं, 8 से 10 वाले ज़्यादा है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं 1 से 7 घंटे का, 8 से 10 का, और फिर 11 से 15, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास का इंटरवल सेम हो, ठीक है। उसकी लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, कि ये क्लास की लिमिट कौन सी है, लिमिट यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स कैसे रहेंगे, ठीक है। तो जनरली आपको उस क्लास का मिड पॉइंट पता होगा, आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, तो आपको एक मिड पॉइंट मिल गया होगा कि हाँ भाई इसके आसपास में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो उस मिड पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्लास इंटरवल कैसा रहेगा, ताकि वो मिड पॉइंट में जितना भी है वो सब कुछ आ जाए। जनरली हम लोग जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि क्लास लिमिट है 2, 5, 10, 20, 100, उसके मल्टीप्लिकेशन में रखा जाए, तो क्या है कि थोड़ा इजी रहता है और क्लियर भी रहता है, ठीक है। अच्छा, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि इस क्लास में कितने लोग आ रहे हैं या कितनी एंट्री हो रही है, ठीक है। तो वो जो एंट्री है वो जनरली हम टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको फिगर दिखेगा, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम है, एक है इनकम का, दूसरा टैली मार्क का, और तीसरी फैमिलीज दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम में ग्रुप में जो जो भी लिखा है बिलो 400, 400 टू 800, 801 से लेके 1200, 1201 से 1600 एंड 1601 से अबव, ठीक है। तो ये इसने छः छः पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पूरे क्लास को, ठीक है। पूरा पूरा इनकम ग्रुप है, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आप नोट करेंगे कि पहला ग्रुप है 400 से बिलो है, और लास्ट ग्रुप है 1600 से अबव है। तो ये दो ग्रुप है, उसकी साइज इक्वल नहीं है। बाकी 401 से लेके 800, 801 से 1200, 1201 से 1600, ये सब, ये तीन जो है वो सेम साइज के हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि आपकी नीड क्या है उसके ऊपर। टेलीमार्क क्या होता है कि भाई सपोजिंगली आपने डेटा कलेक्ट किया, और जो पहला आपने डेटा लिया उसमें लिखा कि भाई ये जो पर्सन है वो 400 से 800 में कमा रहा है, तो क्या करोगे, आप 400 से 800 वाली रो में जाओगे और वहां पे टैली मार्क होगा
ठीक है, 400 से 800 वाले में टैली मार्क यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर दूसरा आया जैसे 12 से 1600, तो वहाँ पे लाइन करोगे। उस तरह से जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करते जाओगे सबका एक 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 लाइन बनाओगे। एक बार 4 लाइन बन जाए तो जो 5वीं एंट्री है वो आप क्या करोगे, क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंटिंग करते हो भाई ये। तो जब सारा कैलकुलेशन खत्म हो जाता है तो फिर आपको दिखाना कि भाई बिलो 400 में कितने लोग हैं, तो कितने होगा, 5 + 5 10 + 3 13, तो यहाँ पे लिखा 13। तो ये 13 है वो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये बताती है कि 400 से कम कमाने वाले फैमिलीज कितने हैं, तो 13 फैमिलीज हैं जो 400 से कम कमा रहे हैं। फिर 401 से 800 कमाने वाले फैमिली कितने हैं, तो यहाँ पे जैसे 5 5 10 15 और 20, तो 20 फैमिली वो काम करें। तो इसी तरह से टैली मार्क्स से आप कैलकुलेशंस दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का एक एग्जांपल भी है, साथ में हमें टैली मार्क भी देखने मिल जाता है और आपको क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है उसका भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट प्रोसेसिंग का, वो है टेबुलेशन। तो टेबुलेशन क्या है, टेबुलेशन का पर्पस यही रहता होता है कि आपको रॉ डेटा है वो आपने क्लीन कर दिया, उसको कोड कर दिया, ठीक है, उसे क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाते हो। ठीक है, जिसके बाद आप उसके ऊपर स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो, तो इसे कहते हैं टेबुलेशन। ठीक है, टेबुलेशन का मतलब होता है एक आराम से आसान से तरीके में अगर बात करनी है, टेबुलेशन तो टेबल बनाना होता है और जिसमें आप डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो जाती है शॉर्ट फॉर्म में। तो टेबुलेशन करने के बेनिफिट्स क्या है, तो एक तो स्पेस कम रोकता है। ठीक है, डिटेल्स की, और मीन्स शॉर्ट में सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन करना उसकी उसकी वजह से बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि सब कुछ शॉर्ट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो डेटा है उसको एडिशन समेशन करना, ठीक है, और उसके अंदर एरर्स या कहीं पे कुछ पैटर्न दिख रही है कि नहीं वो आप देख सकते हो। और लास्टली टेबुलेशन करने के बाद उसका आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का क्या कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग पार्ट खत्म हो गया। अब हम चलेंगे एनालिसिस की साइड पे। ठीक है, एनालिसिस जैसे कि हमने कहा कि सारा का सारा जो टेबुलर इंफॉर्मेशन है उसकी आप कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हो और फिर उनको कंपेयर करते हो या उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनालिसिस। अगेन एनालिसिस भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है। उसमें से मेन जो है वो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और दूसरा है इन्फरेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, तो इसमें आप क्या करते हो, समराइज करते हो और सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसका मेन फीचर्स के बारे में बात करते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जनरली आप क्या करते हो कि डेटा का मीन फाइंड करते हो, मीडियन फाइंड करते हो, मोड फाइंड करते हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो। ये सब क्या वर्ड्स हैं ये सब हम आगे देखेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसमें से आप उसका जो सेंट्रल प्रॉपर्टीज है वो निकाल, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो निकालते हो और उसके उसके आसपास सो क्या वेरिएशन है वो आप नोट करते हो, तो आपने जिस तरह का एनालिसिस किया है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा जो एनालिसिस है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के डेटा अवेलेबल है। ठीक है, और हम कंपेयर करते हैं या ढूंढने का ट्राई करते हैं कि भाई एक एक डेटा है दूसरे डेटा के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, उनके बीच में कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में क्या होता है, आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है और उस सैंपल को आपने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है। अब उस सैंपल के बेसिस पे आप इन जनरल सबके बारे में एक स्टेटमेंट करते हो। ठीक है,
तो जनरली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, किसी एक ग्रुप को जब आप स्टडी करते हैं तो उसे सैंपल कहा जाता है, लेकिन सैंपल क्या है, एक दुनिया का पार्ट है। तो जो दुनिया है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैंपल को स्टडी करके आप पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट करते हो, तो उसे कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें जनरली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और रिग्रेशन एनालिसिस इसके अंदर आते हैं। ये जब करते हैं तो आपको ये सब करना करना पड़ता है। ठीक है, अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? तो रिग्रेशन एनालिसिस में जनरली अब हमें पता है कि एक डेटा और दूसरी डेटा का कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन कैसा है, कितना डिपेंडेंस है, कितना इंडिपेंडेंस है, वो अगर चेक करना है तो आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हर एक एनालिसिस के स्टार्टिंग में आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जज करना पड़ेगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोरिलेशन करना है, इन्फ्रेंस निकालना है, या रिलेशनशिप ढूंढनी है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप टाइप ऑफ एनालिसिस या स्टडी कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जनरली हम क्या करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स में, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम सेंट्रल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं, जिसे एक जनरल टर्म दिया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल वैल्यू के आसपास में जो बाकी की वैल्यूज है वो कितनी फैली हुई। तो उसके जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, और जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज है भाई, ये डेटा है लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, उस तरह से करेंगे तो उसे कहेंगे मेजर्स ऑफ एसिमेट्री। और एक और है जिसमें हम कहेंगे कि भाई हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है दो पैरामीटर्स के बीच में। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि आप सैम्पलिंग भी करते हो, जैसे कि हमने कहा कि सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का पूरा आप प्रॉपर्टी गिनते हो, समझाते हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नोट करते हैं और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोजिंगली आपने शॉपिंग का सर्वे किया है, तो मेन का शॉपिंग और विमेन का शॉपिंग है, वो अलग अलग होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक मेन के ग्रुप को स्टडी किया, उनकी शॉपिंग की हैबिट्स नोट डाउन कर दी, विमेन के ग्रुप को अंडरस्टैंड किया, नोट किया, उनके शॉपिंग के स्टैटिस्टिक प्रॉपर्टीज नोट की। अब कंपेयर कर रहा कि भाई आप ऐसा बोलोगे कि भाई उन उन दोनों सैंपल को स्टडी करने के बाद बोला, अच्छा मेन जनरली इन चीज़ों का शॉपिंग करते हैं, विमेन है जनरली इन चीज़ों का शॉपिंग करती हैं। वो जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे होती है, आपने कुछ लोगों को स्टडी किया और सबके बारे में जजमेंट कर रहे हो, इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इस ये अब आपने जजमेंट किया वो कितना सही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रखनी पड़ेगी और उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी कोई भी डेटा होता है उसके सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो आपका सारा इंफॉर्मेशन किसके आसपास में घूम रहा है वो बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी वो रिप्रेजेंट करती है। तो वो इंफॉर्मेशन में सपोजिंग लेट अस से कि वेट वेट की कैटेगरी की बात हो रही, तो जनरली मेन का वेट कहाँ पे होता है, विमेन का वेट कौन सा होता है, आइडियल एवरेज वेट जो बात करते हैं, जो एवरेज की बात हो रही है वो क्या होता है, वो सेंट्रल टेंडेंसी, वो बोलता है कि भाई इन सब का सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। ठीक है, उसके दूसरा नाम भी है स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज जैसे कि हमने बात की वो तीन तरह से हो सकती है, एक मीन से हो सकती है, एक मीडियन से हो सकती है, एक मोड से हो सकती है। मीन से हम सब काफी फेमिलियर है,
मीन को हम अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम 10 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10 चीज़ों को ऐड करते हैं, उनका जो आंसर आता है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। वो जो 10 से डिवाइड करने का जो आंसर आएगा वो आपका मीन हो गया। ठीक है, तो वो हमको पता है कि भाई सपोज 10, 15, 20, 25, 30 लिखा है, इन सबको ऐड किया, डिवाइड बाई 5 किया, इसका आंसर 100 आता है। 100 बाई 5 मीन्स 20। तो यहाँ पे पता चलता है कि भाई ये डेटा है, ये 10 से 30 तक का जो डेटा है उसमें सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, 20 की है। ठीक है, मीन हमें जनरली बहुत ही जल्दी से आइडिया दे देता है कि डेटा कैसा है। ठीक है, डेटा कैसा है वो हमें इंफॉर्मेशन, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, और जनरली इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडीज में और इवन क्या बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत ही यूजफुल रहता है। मीन के फायदे क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सारी जो आपका जो डेटा है उसको बहुत ही इजीली वो समझा देगा आपको, और कंपैरिजन करने के लिए भी बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशंस इसके ऊपर कर सकते हो, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, और दूसरे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो, इसलिए मीन बहुत इजी रहता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज, जो डेटा जो होता है, अगर उसमें एक्सट्रीम वैल्यू हो, सपोजिंगली आप 5, 10, 15 ऐसी जगह अचानक से बीच में 100 घुस जाता है, तो ये पूरा गड़बड़ा जाता है इसका कैलकुलेशन, तो ये उस वक्त काम नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि मीन है आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो उस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा हो डेटा में, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, बेटर है कि आप यूज़ करो, मोड यूज़ करो, सॉरी मीडियन यूज़ करो आप। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन भी है एक तरह सेंट्रल वैल्यू ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपके पास 10 वैल्यू है, तो पांचवी वैल्यू कौन सी है, वो आपकी मीडियन है। आप सब कुछ ऑर्डर में एक अरेंज कर दो, लोअर असेंडिंग ऑर्डर में रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो, और जो सेंटर में वैल्यू आ रही है वो आपकी मीडियन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई 60, 74, 80, 90, 95, 100। ठीक है, तो यहाँ पे ए सेंट्रल वैल्यू है 80 और 90 दोनों सेंटर में आ रही है, तो हम क्या करेंगे 80 प्लस 90/2 यानी कि 85, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 85 है, वो आपका मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर इसलिए रहता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज इसको अफेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किसी का कम है, उस तरह के सिनेरियो में अगर आप जाते हैं, तो उस केस में मीडियन भी आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोड कंसीडर करते हैं। तो मोड जो है वो क्या होता है, इट इज कोई भी जो नंबर्स आपके पास हैं उसमें से जो भी होगा वो वो क्या करेगा, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, उसको आप कंसीडर करोगे, और वो नंबर आप क्या बोलोगे, सेंट्रल वैल्यू कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, तो यहाँ पे 999 है, वैसे सीरीज में लास्ट में आ रहा है, लेकिन वो रिपीट 3 बार हो रहा है, इसलिए इस सीरीज का मोड क्या है, 9 आता है। ठीक है, तो मोड भी क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन पॉपुलर साइज में वो बहुत काम रहता है। मीन्स पॉपुलर चीज़ें कंसीडर करनी हो, अगर आपको नोट करनी हो, तो उस केस में मोड इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जांपल जूतों की साइज, तो उसमें जो पॉपुलर मॉडल होगा, पॉपुलर साइज होगी, वही आप डिस्ट्रीब्यूशन में लाओगे ना, ताकि वही ज़्यादा यूज में आएगी। ठीक है, लेकिन ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में वो सब में ये यूजफुल नहीं रहता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। मोड के साथ ही हम बेसिकली अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे डिस्पर्शन प्रॉपर्टीज और उन सबको डिस्कस करेंगे।